हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज यह फैक्टर की तीसरी क्लास है जिसमें हम लोग सीखेंगे फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में और इसके क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, इनको आपको जानना जरूरी होता है और इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं। छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं, बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं, तो हम लोग इस पे क्वेश्चंस लगाएंगे। और उसके पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि कल की क्लास में यानी कि मैथ्स की जो पिछली क्लास थी उसमें हम क्वेश्चंस लगा रहे थे, तो जो क्लास का टाइम था वो लगभग ओवर हो गया था, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस लगभग 2 क्वेश्चंस वो छूट गए थे, तो उन क्वेश्चंस को पहले हम लोग कर लेते हैं, फिर इसके बाद इनकी बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वो क्वेश्चन है, पहले हम उनको सॉल्व करा देते हैं, देन हम आपको इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, चलिए क्या क्या क्वेश्चन थे आप उनको लिख लीजिए और उसको सॉल्व करना भी है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका था, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 वह है कि यदि, अब इसको सॉल्व भी करते चलिए साथ में, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 11 हो। ठीक, यदि a प्लस बी प्लस सी 11 हो और a b प्लस बी सी प्लस सी a इक्वल 20 हो तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab क्या होगा का मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आपके पास में ऑप्शन भी है, ऑप्शन है 81, 891, 671 और NOT। ठीक है, इस तरीके से आपके पास में ऑप्शन है और ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो इस तरीके के देखिए क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कोई भी हो, कभी भी किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन है, उसके लिए आपको एक कॉमन चीज याद रखनी है कि जो चीज पहले पूछी जा रही है उस पर हमको कंसंट्रेट करना है। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपसे ये पूछा जा रहा है तो आपको इस पे कंसंट्रेट करना है और कंसंट्रेट करने के बाद आपको ये समझना है कि इस चीज की वैल्यू किससे पता की जा सकती है। तो आपसे यहाँ पर ये चीजें पूछी गई हैं, तो आपको पहले ये पता करना कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, कैसे इसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको ध्यान में रखना होगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक चीज का फॉर्मूला बनता है, मतलब कि इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है, देखिए सोल्यूशन हम यहाँ से कर रहे हैं। फॉर्मूला ये होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल में फॉर्मूला होता है और माइनस भी है, यहाँ पर ये पूरा लिख लीजिए, ये माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा और ये आसान फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि फॉर्मूला आप जरूर याद कर लीजिए, हमने आपको लिखवाया था बल्कि। तो यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ पर b स्क्वायर, यहाँ पर c स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएंगे सब में, तो ये माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। ठीक, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में। अब देखिए आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कहने का मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू तो दी गई है 11। आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, इधर का एक टर्म आप देख पा रहे हो सब में जिसमें स्क्वायर है, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए और आपको इधर के वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर AB है, BC है, CA है, तो इसमें सम माइनस में है और हमको जो वैल्यू दी गई वो प्लस में दी गई है। तो अगर हम चाहें तो इन सब में कॉमन ले सकते हैं माइनस को, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? माइनस, और जब कॉमन ले लेंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे? प्लस में हो जाएंगे। इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि माइनस जब आप ये ब्रैकेट खोलेंगे तो सब में वो माइनस हो जाएगा। ठीक, यानी कि 20 ये वाली वैल्यू जो है वो भी हमको दी है 20। बस हमारी जो वैल्यू है कौन सी नहीं दी गई है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। तो सबसे पहले हमारा काम ये हो जाता है कि इसकी वैल्यू को निकाले बिना इसकी वैल्यू को नहीं निकाल सकते। यही तो हमने आपको समझाया कि सबसे पहले आप उस चीज पे फोकस कीजिए जो आपको नहीं दिया गया। तो आपको ये नहीं दिया गया है तो आप पहले इससे देखिए कि क्या इसका फॉर्मूला बनता है, क्या चीजें हैं। तो आप वो फॉर्मूला लिखिए, तो आप उसमें देखिए क्या क्या चीजें आपके पास में है और क्या नहीं है। ठीक, जैसे कि आप कोई काम करते हैं तो उसमें क्या करते हैं भाई, आप सबसे पहले करते हैं कि भाई हमको ये काम करना है, आप फिक्स कर लेते हैं अपना टारगेट। अब उस काम के लिए क्या क्या चाहिए आप पहले देखते हैं हमारे पास क्या क्या है उसके लिए,
और जो नहीं है आप उसको मार्केट से लाते हैं। तो उसी तरीके से आपको क्वेश्चंस में भी करना होता है। ठीक, तो अब चलिए ये वैल्यू हमको पता चल गई है, ये पता है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखिए इसकी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की कैसे निकलेगी, तो वो इसी से निकल सकती है और इसका होल स्क्वायर करने से निकल सकती है। तो हम क्या करेंगे, इस ये जो यहाँ पर वैल्यू दिख रही है इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी, यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको ये सब याद रहना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, उसके बाद प्लस 2 कॉमन ले लेंगे अगर सम में, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लेंगे 2, क्योंकि सब में 2ab 2bc 2ca होता है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया तो सब में आ जाएगा। ठीक, तो अब आप देख पा रहे हैं ये फॉर्मूला बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ वैल्यूज़ को, यानी कि जो हमारे पास में अभी दी गई हैं उनको रख करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए आपको ये वाली वैल्यू दी गई है, a प्लस बी प्लस सी आपको दिया गया है 11 है। तो क्या हम यहाँ पर 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको ये वाली वैल्यू तो चाहिए ही, तो आप इसको ऐसे ही उतार सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, और आपको ये 2 तो दिया है और ये वाली वैल्यू भी तो बताया है, ये 20 है, ये वाली वैल्यू तो 20 है, तो यहाँ पर भी वैल्यू आप रख सकते हैं 20, यानी कि 20 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये 20 लिखा गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करेंगे तो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसके साथ, तो ये 40 हो जाएगा 40, और ये 40 है। ठीक है, इसको इधर भेजेंगे तब इसकी वैल्यू आएगी, तो ये प्लस में है, इसको इधर भेजेंगे तो किस में आएगा, माइनस में। और इधर 11 का स्क्वायर था, तो 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है, और ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा -40, तो यहाँ से ये चीज़ हट जाएगी। सही बात है, ये हम आपको ऐसे सॉल्व करके दिखा रहे हैं डायरेक्ट। अब आप इसको दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा, दोनों को अगर आप घटा देंगे तो 81 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 81। तो इसकी वैल्यू 81 आ रही है, ये हमको पता चल गया है। तो जब इसकी वैल्यू 81 आ रही है, पता चल गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को वहाँ पे रखेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे। ध्यान से देखिए, तो ये वाली वैल्यू हमको पता है, ये वाली वैल्यू 11 है, और ये वाली वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू अभी तो हमने निकाला 81, और यहाँ पे माइनस ये वैल्यू तो आपको दिया गया है ना 20, तो यहाँ पे 20। ठीक है, तो ये हमने रख दिया। अब देखिए इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे, पहले इस माइनस को सॉल्व करेंगे, फिर उसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11, और इसमें आएगा ये 61। ठीक, क्योंकि इसमें घटेगा 61, यानी कि अब अगर आप इसको इधर ले जा करके मल्टीप्लाई करेंगे 11 और 61 का, तो ये आपका आएगा 61 और यहाँ पे 61, तो ये 671। ठीक, यानी कि इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी 671। ठीक, अब आप देखिए आपके ऑप्शन में कहीं पर 671 है, तो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, तो ये राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको इन तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो आने चाहिए, और आप इसको इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, इसकी पिछली क्लास में यानी कि फैक्टर्स की 2 क्लास पहले से हो चुकी हैं, उसमें हमने कई सारी चीज़ों के बारे में बताया है, कई तरह के क्वेश्चंस के बारे में बताया है। तो आप उन सारी चीज़ों को देख करके एक बार समझ लीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ से ऐसा नहीं है कि भाई अलजेब्रा नाम दे दिया है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें बताया गया है कि सिलेबस में आपके ये चीज़ें हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर की चीज़ें हैं, माइनस की चीज़ें हैं, और क्यूब की चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो अभी हमने आपको क्वेश्चंस कराए, इस तरीके के फॉर्मूले लिख करके भी बताए गए हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक, तो यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, और बाकी हम लोग अभी रिवीजन तो करेंगे, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और लगाने वाले हैं। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले रिवीजन कब करेंगे, पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए ना, तब तो रिवीजन करेंगे, तब तो मजा आएगी कि भाई हम इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, अब रिवीजन करने चल रहे हैं। ठीक, अब ऐसे तो डायरेक्ट रिवीजन स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। चलिए, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर x इक्वल क्या दिया गया है, 24 दिया गया है, और y इक्वल क्या दिया गया है, 36 दिया गया है, और z इक्वल क्या दिया गया है, -60 दिया गया है। ठीक, तो आपको क्या बताना है, तो आपको यहाँ पर वैल्यू बतानी है x³ + y³ + z³
का मान आपको बताना है, यही क्वेश्चंस में कहा जा रहा है। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन है 16 5 5 8 0, जीरो है 80, ठीक। इसके बाद है -16 5 5 8 0, यही चीज़ माइनस में। उसके बाद है 1 5 5 5 2 0, और फिर से यही लास्ट में ऑप्शन है -5 5 5 2 0, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन है, इधर क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इस तरीके के जब भी क्वेश्चंस दिखे आपको कि आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू दी है, ये वैल्यू दिया है, मतलब इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आप इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पर हमने आपको जानना जरूरी है कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। हमने आपको बताया था कि अगर अगर कभी भी इस तरीके के फॉर्मूले आपको दिखे और ऐसे वैल्यू दे दे, तो आप सबसे पहले एक बार चेक कर लीजिए कि क्या जो x है और क्या जो y है और जो z है, इन तीनों को जोड़ने पर कहीं पर जीरो तो नहीं आ रहा है। इन तीनों को जोड़ने पर कहीं जीरो तो नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर इन तीनों को जोड़ने पर जीरो आएगा, इन तीनों को जोड़ने पर जीरो आएगा, तो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए क्यूब प्लस ए क्यूब में यहाँ पर एक्स से अब लिख रहे हैं क्योंकि एक्स के टर्म में दिया है, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xy/z इक्वल में इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस में सब कुछ आएगा, यानी कि x और y, और माइनस में y और z, और माइनस में x और z, ठीक है। ये आप यहाँ समझ लीजिए। अभी इसको इरेज कर देते हैं। चलिए ऑप्शन ही थोड़ा सा यहाँ से चेंज करके हटा देते हैं ना, इन दोनों ऑप्शन को। चलिए यहाँ पर क्या था आपका x और z, ये z है, ठीक। तो यहाँ पर दो ऑप्शन थे, चलिए उनको क्या 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 ऑप्शन था वही फिर से एक बार इसमें लिख दिया जाए। ऑप्शन क्या था, कहा गया, हाँ यहाँ पे था 16 5 5 8 0, और दूसरा ऑप्शन था 16 5 5 8 0, ठीक। ये आपके पास में ऑप्शन थे। तो ये इतना बड़ा फॉर्मूला होता है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, हमने आपको क्या बताया कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो जीरो हो जाता है, ठीक। अगर वो जीरो हो जाता है तो आप देखिए x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पर है, ठीक। अगर ये वैल्यू कभी जीरो हो जाए तो इसका मल्टीप्लाई, यानी कि जीरो का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो ये टोटल वैल्यू यहाँ पर जीरो नहीं हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तब क्या होगा कि इधर पूरा जीरो रहेगा, तो इस पार्ट को जो यहाँ पर आपको माइनस दिख रहा है, इसको हम इधर भेजेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा ना कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर में ये चीज उधर चली जाएगी, तो आ जाएगा 3xyz, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाएगा, इधर का ये सारा कुछ गायब हो जाएगा। तो वही चीज हमको चेक करना होता है कि क्या हमारा जो x है, y है, z है, ऐसा दिया गया है क्या कि तीनों को जोड़ने पर जीरो तो नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर जीरो आ रहा होगा तो हमको इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमको जरूरत पड़ेगी उस छोटे वाले फॉर्मूले की, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल में वो जो पार्ट था इधर जाएगा, तो आ जाएगा 3xyz। इसकी जरूरत हमको पड़ने वाली है, तो इसमें हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलिए तो हम एक बार ऐड करके देखते हैं इसको और इसको। तो 24 और 36 कितना होता है, आप जरा बताइए। तो 24 और 36 होता है आपका 60, ठीक। और इन दोनों में इसको जोड़ना है, तो ये क्या है, इसको जोड़ना है, और ये क्या है, -60 है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो ही तो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जीरो आ भी जा रहा है, तो जब ये जीरो आ जा रहा है तो कहने का मतलब है कि आप अगर यहीं से समझना चाहें, इसी फॉर्मूले से समझना चाहें, तो आप ये भी देखिए कि यहाँ पर इसकी वैल्यू तो जीरो आ गई। जब इसकी वैल्यू जीरो आ गई तो टोटल यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसकी वैल्यू तो जीरो आ गई, आपने देखा तीनों को जोड़ने के बाद, ठीक। हमने 24 को जोड़ा, हमने 36 को जोड़ा, हमने -60 को जोड़ा। जब इन तीनों को हमने जोड़ा तो ये वैल्यू जीरो आ गई, यानी कि इसकी वैल्यू तो जीरो आ जा रही है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, आपको तो वैल्यू ये वाली पूछी जा रही है, आपको वैल्यू पूछी जा रही है ये वाली, ठीक। तो आप क्या करेंगे,
अब माइनस में यहाँ पर ये भी लगा हुआ है 3xyz। देखिए इस तरीके से आप समझेंगे इसको, ये 0 हो गया इसकी वजह से। अब क्या करेंगे, हमको ये वैल्यू पूछी जा रही है, देखिए क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू पूछी जा रही है, तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को उधर भेजेंगे। तो जब ये इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस में है, उधर में जाएगा तो किस में आ जाएगा, 3xyz, यानी कि प्लस में आ जाएगा। ठीक, ये बीच में इक्वल लगा हुआ है। तो अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको ये चाहिए, तो हमको 3 तो पता ही है, x भी दिया है, y भी दिया है और z भी दिया है, तो हम तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू को निकालने के लिए हम 3 और 3 में x का मल्टीप्लाई यानी कि 24 और उसमें मल्टीप्लाई y का और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे -60 का। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, 60 का मत कर दीजिएगा। तो अब देखिए इसमें आपको तो ये पता चल रहा है क्योंकि एक माइनस है, एक माइनस है, तो ये टोटल पूरी नंबर जो है माइनस होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, ये तो तीनों दोनों रॉन्ग हो गए। ठीक है, ये तो नहीं हो सकते क्योंकि प्लस में तो ये नंबर आएगी नहीं अब, क्योंकि एक माइनस है तो वो माइनस में ही आएगा। तो अब चाहे ये वाला आ जाए चाहे ये वाला आ जाए, तो आप इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे, ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू ये वाली आएगी। ठीक, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से नॉर्मल मल्टीप्लाई आप इसको करके देख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके प्रॉपर्टी पे बनेंगे, उन चीज़ों पे बनेंगे जो चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको ध्यान होना चाहिए, उन पे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद ये क्वेश्चंस खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने जो आज का टॉपिक है थ्योरम पे। ठीक, यहाँ पर दो तरीके के थ्योरम्स हैं, ये दोनों थ्योरम्स क्या कहते हैं इनको ध्यान से समझिएगा। ठीक, बहुत ही ध्यान से समझेंगे तो जब क्वेश्चन से घुमाने की कोशिश करेगा तब आप घूमेंगे नहीं, लेकिन अगर आप हवा हवा में समझेंगे तो फिर आप क्वेश्चन घुमाएंगे तो घूम जाएंगे। चलिए बहुत ही ध्यान से, हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या है, गुणनखंड प्रमेय यानी कि फैक्टर थ्योरम, और एक है शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। क्या कहते हैं ये दोनों थ्योरम्स, हमने बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, लिखा है कि यदि एफ एक्स यानी कि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, एक इक्वेशन है मान लीजिए, तो उसका जो है का एक गुणनखंड, उसका एक गुणनखंड x माइनस ए है। ठीक है, x माइनस ए है, तो f ऑफ a 0 होगा। क्या कहना चाह रहा है, एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। कहना ये चाह रहा है, आप इन सारी चीज़ों को लिखा कीजिए, मतलब जैसे ये हमने लिखा दिया तो इसको लिख लीजिए, कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स लिख लीजिए ताकि आपको वो चीज़ें देख करके समझ में आए। ठीक, चलिए तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हमने लिया एक्स स्क्वायर और प्लस में हमने ले लिया एक्स और माइनस में हमने 12 ले लिया, ऐसे हमने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया। ठीक, तो अगर आप इसका गुणनखंड करेंगे तो आप इसको कर लीजिएगा, हम इसको थोड़ा जल्दी से कर दे रहे हैं दिमाग में। तो इसका आप करेंगे तो ये 4 और 4 यहाँ पर ये x माइनस 3 आएगा। ठीक है, ये हम आपको सिखाएंगे, जब गुणनखंड करना बताएंगे तो उसमें आपको इन चीज़ों के बारे में बताएंगे कैसे करते हैं, वैसे आपको ये पता भी होगा। तो इसका अगर आप गुणनखंड करेंगे तो इस तरीके से आएगा, क्योंकि 4 3 12 होता है, तो 4 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए ये आपका फंक्शन है और उसका गुणनखंड करने पर ये दो वैल्यू आती हैं, और जो ये वैल्यू आती हैं इनको हम इस तरीके से लिखते हैं, ये इक्वेशंस बनते हैं इस तरीके से होते हैं, इधर 0 होता है तभी तो इक्वेशन बनेगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करते थे तो कितना आ रहा था, x प्लस 4 और यहाँ पर x माइनस 3, इस तरीके से आ रहा था, ये हमारा गुणनखंड था, इसका गुणनखंड ये था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो गुणनखंड प्रमेय कहता है, फैक्टर थ्योरम कहता है, वो क्या कह रहा है कि यदि कोई फंक्शन है एफ एक्स का क्या मतलब होता है, एफ एक्स का मतलब होता है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो एफ एक्स का मतलब होता है कि यहाँ पर जो फंक्शन है उसमें हमने अभी तक एक्स रखा हुआ है। देखिए जैसे एफ ऑफ करके एक्स करते हैं तो कहने का मतलब है कि जितने भी नंबर वहाँ पे लिखे वो एक्स के टर्म में होंगे। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक्स है, ये एक्स है, ठीक है, एक्स के टर्म में रखी हुई है। ठीक, लेकिन ये जैसे ही हम कह दें कि इस इक्वेशन में आप एफ एक्स ना करके आप यहाँ पर एफ ऑफ
ए कर लीजिए, तो जहाँ जहाँ एक्स है, जैसे कि यहाँ पर हमने ए रख दिया, तो जहाँ जहाँ यहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 12 हो जाएगी। पास में आ रही है। तो इस तरीके से इसका मतलब होता है, ये जो चीज़ है इसको हम समझा रहे थे आपको। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो हमारा फंक्शन है वो इस तरीके से है, तो इसका एक गुणनखंड ये है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये बता दिया गया है अपने से, तो एफ ऑफ एक्स का एक गुणनखंड ये है, हो तो एफ ऑफ ए यानी कि जो हमारा गुणनखंड है उसमें से अगर हम वैल्यू को निकालें, जैसे कि हमारा गुणनखंड ये है और ये है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू तो क्या आएगा, ये आएगा आपका, अगर आप देखेंगे इस टर्म को रखना चाहेंगे और बाकी के टर्म को उधर भेज दीजिए तो ये इधर डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या टोटल आएगा, यहाँ पर आएगा आपका x प्लस 4 इक्वल में 0, यही तो बनेगा। तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा x इक्वल माइनस 4, एक्स इक्वल माइनस 4 आएगा। तो वही कह रहा है कि यहाँ से ये अगर मान लीजिए कि आपका ये गुणनखंड है और इसमें से हम a की वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं, यानी कि फंक्शन में रखते हैं, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। क्या कहना चाह रहा है, फिर से एक बार समझिए। आपका ये फंक्शन है, फंक्शन के ये आपके गुणनखंड है, ठीक, ये आपका फंक्शन है, इसके गुणनखंड है, और इसमें से अगर हम किसी भी वैल्यू को निकाल करके, चाहे यहाँ से वैल्यू को निकाल करके, x की वैल्यू को निकाल करके, या फिर यहाँ से वैल्यू को निकाल करके इस इक्वेशन में रखते हैं, तो इसका जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है। इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये कहता है हमारा फैक्टर थ्योरम। अगर गुणनखंड है तो देखिए, यदि एफ एक्स का एक गुणनखंड ये है तो हम ऐसा करते हैं, चलिए करके देखते हैं एक बार। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास दो वैल्यू है, हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है ये, एक ये है। तो अगर एक बार आप इस टर्म को इधर भेजेंगे तो ये केवल अकेला बचेगा, तो क्योंकि हमको इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर भेजेंगे, तो ये आएगा डिवाइड में अपॉन में, यानी कि 0 और डिवाइड में -3 आएगा, तो ये तो टोटल वैल्यू फिर से 0 ही हो जाएगी, ठीक। तो ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा x प्लस 4 इक्वल 0, जहाँ से अगर हम x की वैल्यू को निकालेंगे तो ये -4 आएगा, ठीक। ये हमारे पास पहली चीज़ हो गई। दूसरा क्या है, अगर हम इस चीज़ को लेंगे, इस चीज़ को लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, x -3 इक्वल क्या आएगा, 0 आएगा, और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू को निकालेंगे तो ये आपकी वैल्यू जो है 3 आएगी, ठीक। तो यहाँ से आपके दो वैल्यू आ रही हैं x के लिए, यानी कि यहाँ से अगर आप निकालेंगे वैल्यू तो क्या आता, अगर आप यहाँ से बात करें तो ये क्या आता, x माइनस ए इक्वल 0 होता, ठीक। तो अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालते तो ए ही तो आता, तो यही वैल्यू को तो यहाँ पर रखा गया है, ठीक। तो उसी तरीके से हमको यहाँ पर इन वैल्यू को रखना है इस इक्वेशन में और देखना है कि 0 आता है कि नहीं। और 0 आता तो मान लीजिए कि फैक्टर सही है, ठीक है। फैक्टर यही तो कहता है कि अगर आप वैल्यू रखेंगे तो 0 आएगा ही आएगा, ये फैक्टर का कहना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले -4 को इस इक्वेशन में रखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक बार हम फिर से लिखेंगे, ठीक। हमारे पास इक्वेशन जो है इसको हम फिर से लिखेंगे। अब इसमें -4 रखेंगे x की जगह पर, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर रखेंगे तो 16 आएगा, क्या 16 आएगा क्या, और आपको यहाँ पर रखना है, तो यहाँ पर आप रखेंगे तो ये x है और यहाँ पर ये प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पर ये माइनस वैल्यू दी है तो -4 और यहाँ पर ये 12। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखेंगे ये दोनों घट करके 12 हो जाएंगे और ये जो है 12 हो जाएगा, 12 है। तो अब ये दोनों जुड़ माइनस होकर के 0 ही तो बनाएंगे। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन के कहने का मतलब है वो एकदम सही है, यानी कि अगर हम कोई भी फंक्शन है हमारे पास में, उसका एक गुणनखंड है, कोई भी गुणनखंड हो सकता है, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, तो अगर उसके गुणनखंड से हम x की वैल्यू को उसमें उस फंक्शन में रखते हैं तो उस फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये कहना है फैक्टर थ्योरम का, ठीक है। चलिए यहीं से अभी हम आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। इसके बाद दूसरा पहले चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, 3 रखना है। तो चलिए 3 रखेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर +3 आ जाएगा, क्योंकि प्लस का था, और -12, तो ये दोनों जुड़ करके 12 हो जाएंगे और ये 12 12, ठीक। तो यहाँ से ये भी 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये फिक्स है ना, हमने आपको बताया कि अगर कोई भी फैक्टर है उसके गुणनखंड है
मतलब कि कोई भी फंक्शन है उसके गुणनखंड है, फैक्टर है, तो उसमें से अगर हम वैल्यू को रखते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, अगर फैक्टर है तो। फैक्टर नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, ध्यान समझिएगा। चलिए अब इस चीज को आप याद रखिए, पता रखिए। अब आपको हम बताते हैं एक काम की चीज जिसपे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, जो हमको दिमाग में रखना है। अब देखिए यहाँ पर हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 8 है, ठीक। 8 से अगर हम 4 में डिवाइड करते हैं, मतलब 4 से डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, 2 बार ही जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि यहाँ पर ये जो आ रहा है, ये क्या आ रहा है, वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू रखने पर क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। वैल्यू रखने पर ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और यहाँ पर डिवाइड करने पर ये 0 आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी चीज में डिवाइड करते हैं, कंप्लीट डिवाइड करते हैं, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो 8 क्या है, इसका फैक्टर है, 8 का फैक्टर है। तो 8 का अगर ये फैक्टर है तभी तो इसका वैल्यू 0 आ रहा है। अगर ये फैक्टर नहीं होता, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम 3 लिख दें और 3 से डिवाइड करते, तो 3 तो फैक्टर है नहीं, तो 0 नहीं आता। यानी कि 0 किस में आएगा, जो जो फैक्टर होगा, जो जो इसका फैक्टर होगा, ठीक। यही तो कहा जा रहा है कि जो जो गुणनखंड होगा तभी यहाँ पर ये 0 आएगा। तो ये जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी चीज की वैल्यू रखते हैं, जैसे कि हम कोई भी फंक्शन है और फंक्शन में हम किसी भी उसका गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करने के बाद उसकी वैल्यू रखते हैं उस फंक्शन में, जैसे हम यहाँ पर रख रहे हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो उसका शेष फल होती है, ठीक है। बात को समझिएगा, जब हम इसमें इसकी वैल्यू को रखते हैं तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आती है इसका शेष आती है। ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि 0 आती है, और 0 आती है तो 0 तो शेष ही होता है ना, 0 भी तो शेष होता है, और 0 शेष आने का मतलब है कि वो फैक्टर है, ठीक। तो उसी चीज को कह रहा है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। ये कह रहा है कि यदि एक फंक्शन को यहां से, यानी कि ये जो है नंबर है, से भाग दिया जाता है, ठीक। यानी कि ये हमारा टर्म है, इससे अगर हम भाग देते हैं, भाग दें, तो शेष फल जो होता है क्या आता है, एफ ऑफ ए आता है। बात को समझिएगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि जैसे कोई हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास कोई फंक्शन है और इसको हम इस नंबर से भाग दे रहे हैं, तो जो शेष फल आएगा वो एफ ऑफ ए आएगा। यानी कि ए की वैल्यू रखेंगे तो जो वहां पर आ रहा है वही उसका शेष फल होगा, ठीक। जैसे जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये फंक्शन है आपका। अगर हमको ये निकालना है कि यार इससे अगर हम भाग देंगे तो इसमें शेष कितना आएगा, तो आप क्या कीजिए, इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए x की और रख दीजिए। तो अभी तक आपने इसकी वैल्यू निकाल करके जब रखी तो उसका क्या आ रहा था, 0 आ रहा था कि नहीं आ रहा था, 0 आ रहा था। तो कहने का मतलब है इसको जब आप यहाँ पर भाग देंगे तो जो शेष फल है वो 0 आएगा, शेष फल जो है वो 0 आएगा। यही हमारा कहता है रिमाइंडर थ्योरम। चलिए इसको और अच्छे से ध्यान से समझते हैं, ठीक। और इसको ध्यान से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक ये फंक्शन है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक फंक्शन है और हम कह रहे हैं कि हम इसको डिवाइड करेंगे x-2 से। यानी कि ये हमारे पास एक फंक्शन है और कह रहे हैं कि इसको हम डिवाइड करेंगे x-2 से, तो शेष क्या आएगा ये पूछा जा रहा है। तो इसको डिवाइड करेंगे, इससे शेष क्या आएगा। अब या तो चले भाई हम पूरा मेथड डिवाइड करें, पूरा एकदम अच्छे से डिवाइड करें, तब जाकर के हम बताएं। इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, ठीक, कि हम x-2 को डिवाइड कर रहे हैं x² प्लस x-12 के साथ, ऐसा करके करें तब जाकर के बताएं। तो ऐसा यहाँ पर आपको नहीं करना है, यहाँ पर आपको लगानी है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर आप इसमें से भाग करके इसका शेषफल पता करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, 2 आ जाएगी, क्योंकि इधर ये अगर इसका इक्वेशन बनाएंगे तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। वैसे आपको यहाँ पर एक टर्म दिया रहेगा तो यहाँ से आपको a की वैल्यू निकालनी होगी, तो यहाँ पर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस, ठीक, तभी तो a रखा गया प्लस का। तो यहाँ पर ये चीज आ जाएगी आपके पास में, तो x इक्वल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप इस 2 की वैल्यू को इस फंक्शन में रख दीजिए। यानी कि जब आप इस फंक्शन में रखेंगे तो यहाँ पर f ऑफ 2, देखिए f ऑफ 2 रखेंगे तो हमने आपको क्या बताया, जो यहाँ पर हम चेंजेस करते हैं वो सब में यहाँ पर हो जाता है। तो आप यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका ये -12 और
इधर आपको ये अभी नहीं रखना है, ठीक है। ये इक्वेशन को हम लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। तो हमको पता करना ना रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे 6 हो जाएंगे और -12 हो जाएगा। तो इन दोनों का अगर आप सॉल्व करेंगे तो -6। तो अगर हम इस नंबर से जो हमारे पास अभी नंबर थी x - 2 को इस नंबर में डिवाइड करें, यानी कि ये जो हमारा पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शन, इसमें डिवाइड करें इसको, तो जो इसका शेष फल है वो -6 आएगा। आप इसको करके भी देख सकते हैं। तो यही चीज रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि अगर कोई फंक्शन है, उसमें कोई एक टर्म है, कोई भी टर्म, जरूरी नहीं कि उसका फैक्टर हो, उसका फैक्टर हो, अगर फैक्टर होगा, ध्यान से समझिए, अगर फैक्टर होगा तो शेषफल 0 आ जाएगा, ठीक, या फिर शेषफल 0 आ जाएगा तो कह सकते हैं का फैक्टर है। अगर नहीं आएगा तो उसका शेषफल जो भी आएगा वो उसका शेषफल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है टोटल में ये दोनों फैक्टर एक ही जैसे काम करते हैं। पूरे पूरे कहने का मतलब है, दोनों फैक्टर कहने का मतलब है, आप ध्यान से समझिए, हम फिर से बता रहे हैं, इन दोनों फैक्टर का सार बता रहे हैं, समराइज बता रहे हैं। तो इसमें यह है कि अगर कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट वर्ड है इन दोनों के लिए, कोई भी फंक्शन है x² + x - 12, मान लीजिए यही वाला हमने ले लिया, और इसमें हम इसके जो भी फंक्शन आते हैं, मतलब कोई भी एक हमारे पास यहाँ पर टर्म है, कोई भी टर्म है, हमको ये मतलब नहीं कि इसका ये गुणनखंड है कि नहीं है, हमारे पास ये टर्म एक है। अगर हम इस टर्म में से यहाँ पर f(a) रखते हैं, मतलब ये इस किसके फॉर्म में है, ये जो हमारा यहाँ पर है वो इसके फॉर्म में है, देखिए इसी के तो फॉर्म में है, यहाँ पर रखेंगे, इसकी वैल्यू रखते हैं, तो अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, ध्यान से समझिएगा, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तब जो है x - a, क्योंकि a की वैल्यू रख रहे हैं, तब जो है x - a फंक्शन का, यानी कि जो हमारा फंक्शन है f(x) का गुणनखंड होगा, का गुणनखंड हो जाएगा। क्यों गुणनखंड हो जाएगा? क्यों गुणनखंड हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 आएगी, और 0 जिसकी वैल्यू आती है वही तो गुणनखंड होता है। यही तो हमने आपको भी समझाया था, यही तो हमने आपको समझाया था कि जब हम 4 से मल्टीप्लाई 8 डिवाइड करते हैं, तो जब जब यहाँ पर 0 आता है तभी हम कहते हैं कि इसका फैक्टर है। 0 आने का मतलब कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो अगर यहाँ पर इस वैल्यू को रखने पर 0 आ जाता है, तब हम कहेंगे कि ये जो टर्म था, ये वाला टर्म उसका फैक्टर है, उसका गुणनखंड है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वैल्यू मान लीजिए कि कुछ भी वैल्यू आती है, कुछ भी वैल्यू आती है, ठीक, यहाँ पर मान लीजिए कि कोई वैल्यू आती है, दूसरी वैल्यू आती है, तो ये जो दूसरी वैल्यू होगी वो उसका रिमाइंडर हो जाएगी। ये भी रिमाइंडर निकलता है और ये भी रिमाइंडर ही निकलता है। रिमाइंडर जब 0 निकलता है तो हम कह देते हैं गुणनखंड है, और जब रिमाइंडर कुछ आता है तो कह देते हैं कि ये तो रिमाइंडर आया है। अब ये गुणनखंड तो नहीं है, लेकिन रिमाइंडर तो हमको पता चल जाता है, तो ये वाला जो आता है ये रिमाइंडर थ्योरम बन जाता है, और ये वाली जो थ्योरम होती है ये बन जाती है फैक्टर थ्योरम। आइए इन पे क्वेश्चंस करते हैं, तब आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। यहाँ पर बार बार ये फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम सुन करके कंफ्यूज मत होइए, क्वेश्चंस लगाते हैं फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, इसको हम इरेज कर देते हैं, जगह होगी, फिर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन इसके बहुत ही आसान होते हैं, बस हमको इसके फैक्टर और इसके थ्योरम को समझना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे हमने आपके लिए लाए हैं। चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 को समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि x² + 3ax - 2a का एक गुणनखंड, ध्यान से वर्ड को सुनिएगा, का एक गुणनखंड x - 2 हो, तो x - 2 हो
तो a इक्वल क्या होगा, बात को समझिएगा। ऑप्शन 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 भाई, ऑप्शन जरूर लिखना जरूरी है। क्या है, 2 है और -2 है और 1 है और -1 है। ठीक है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है भाई। चलिए, 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको बताए गए हैं। क्या कहा जा रहा है कि यदि यहाँ पर आपके पास ये फंक्शन है का एक गुणनखंड ये है, ये इसका एक गुणनखंड है, ठीक, ये इसका एक गुणनखंड है। इस यहाँ पर ये जो आपके पास में इक्वेशन लिखी है, तो ये जो आपके पास में फंक्शन यहाँ पर लिखा है, तो इसका ये जो है गुणनखंड है। तो a की वैल्यू आपको बतानी है। a है कहाँ, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कह दिया है कि गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। और जब जब गुणनखंड होता है, जब जब गुणनखंड होता है, तो हमको ये पता है कि अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल करके यहाँ रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। जो वैल्यू आती है वो रिमाइंडर होती है, शेष होती है, और वो 0 आती है। फैक्टर में तो 0 आती है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू को रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो हम उसको 0 के इक्वल रख देंगे और अपने a की वैल्यू को निकाल लेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा एक क्वेश्चन को, फिर उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन है, तो x स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a, और यहां से अगर हम वैल्यू को निकालेंगे, ध्यान से समझिए, तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से x की वैल्यू आएगी 2, क्योंकि इधर माइनस में उधर जाएगी तो प्लस में। तो हम यहां पर क्या रख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल 2, ठीक। कुछ थोड़ा सा अंग्रेजी में भी पढ़ लेना चाहिए, सॉरी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 की वैल्यू को रखेंगे तो ये हो जाएगा 4, और यहां पर हम रख रहे हैं x की वैल्यू और ये 3 है, तो 4 और 3 का सॉरी 2 और 3 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई तो 6, और a तो a रहेगा और -2a, और ये किसके इक्वल रहेगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल वैल्यू 0 के इक्वल ही आएगी। हमको ये पता था, क्यों, क्योंकि ये जो टर्म है ये इसका गुणनखंड है। गुणनखंड है मतलब कि जब वैल्यू रखेंगे तो वो 0 होगा, ठीक। अगर वैल्यू रखने पे 0 आ रही है तो मतलब यह है कि उसका गुणनखंड है। उल्टा भी वही चीज है, सीधा भी वही चीज है, ठीक। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये जो 4 है ये तो 4 ही रहेगा, यहाँ पर 6a और यहाँ पर 2a है, तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो प्लस का 4a हो जाएगा। ये माइनस होकर के यहाँ पर प्लस का 4a हो जाएगा। अब आप देखिए हमको यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि बच्चे क्या सोचेंगे कि यार इसको इधर भेज देते हैं और फिर 4 से 4 कट जाएगा, कहने का मतलब ऐसा करेंगे, ये इसको इधर भेजेंगे तो ये इसमें आकर के जब इस साइड जाएगा तो वो कैसे कर देंगे, सोचेंगे 4a हो जाएगा, इधर था उधर गया तो 4a हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो माइनस का 4a होगा। और आपको वैल्यू किसी निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ पर a की निकालनी, तो a को यही रहने दीजिए, इसको इधर भेजिए, तो ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा। तो क्या हमने ये सही लिखा है, बिल्कुल सही नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस था तो माइनस के साथ आपको लिखना है। अब आप बताइए 4 से 4 कट जाएगा तो -1 किसकी वैल्यू आएगी, -1 वैल्यू आएगी a की, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब आपको ये बताइए, आप ये बताइए कि मान लीजिए कि आपको ये थ्योरम ही ना पता होता तो ये क्वेश्चन आपके लिए हार्ड हो जाता, ठीक। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपको ये चीजें जो है पता रहनी चाहिए। जब आपको थ्योरम्स, रूल्स, हर चीज पता होते हैं तो आपके लिए रास्ता जो है आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं कहीं पर और आपको वहाँ की हर एक चीज पता है, रास्ता पता है, गलियां पता है, किधर से जाना है, कैसे पता है, हर एक चीज पता है, तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम कम होगी। अगर आप अनजान जगह पे जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। आसान चीज़ होगी लेकिन प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, ठीक। तो इस तरह से अगर आपको चीज़ें पता होती हैं तो प्रॉब्लम कम होती है, पता नहीं होता है तो प्रॉब्लम ज़्यादा होती, लगता है कि यार हार्ड क्वेश्चन ये तो है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है गया है कि यदि एक्स क्यूब, दूसरा यहाँ पर इक्वेशन है, एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 4x, क्या बात है,
प्लस के पूर्णतया, यहाँ पर क्वेश्चन भाई चेंज ही हो गया। चलिए, सोचे थे कि यार थोड़ी मेहनत कम करेंगे, है ना, मार्कर की स्याही बचा लेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्वेश्चन ही चेंज हो गया भाई साहब। पूर्णतया x + 2। देखिए भाई, किताब से कॉपी से लेकर के लिखते हैं तो बहुत बच्चे सोचते होंगे कि यार मास्टर को तो कुछ आता ही नहीं है। ठीक, तो हमने आपको बताया था इसके बारे में एक बार दूसरी क्लास में ही, इसका जवाब दिया था कि भाई ये दुनिया है, आप कितना भी अच्छा करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो बोलेगी, तो इससे बढ़िया आप उसको बोलने दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, जो कि आपके लिए और दूसरों के लिए काम की चीज़ हो सकती है, बोलने वालों के लिए नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए खैर, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि यदि, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पूर्णतया इतना से विभाज्य हो, तो हमने आपको क्या बताया कि जो नंबर्स पूर्णतया विभाज्य होती है वही तो होती है उसका फैक्टर, यानी कि जो फैक्टर होता है, फैक्टर का अगर हम किसी नंबर में डिवाइड करते तो पूर्णतया विभाज्य हो जाता है। जैसे जैसे 16 के कितने फैक्टर्स है, 1 है, 2 है, 4 है और 8 है और खुद 16 है। तो अगर इन नंबर में से हम किसी भी नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो वो टोटली डिवाइड हो जाएगा। हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये सारे के सारे इसके फैक्टर हैं, तो फैक्टर से जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हो जाता है। तो वही चीज़ हम उल्टा कह सकते हैं कि अगर ये 4 से हो जा रहा है तो 4 इसका फैक्टर होगा, अगर ये 8 से हो जा रहा है तो 8 इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो नंबर है इससे टोटली डिवाइड हो जाती है, तो क्या है, ये हमको पता चल गया कि ये इसका फैक्टर है। और हमने क्या देखा था कि अगर कोई भी यहाँ पर फैक्टर है और इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं, ठीक, यानी कि इसकी वैल्यू से इसकी वैल्यू निकाल करके यहाँ रखते हैं, तो इसकी वैल्यू टोटल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कब? जब ये इसका फैक्टर होगा, और हमको पता ये फैक्टर है क्योंकि कह दिया है कि पूर्णतया विभाजित हो रहा है, तो फैक्टर तो है ही। तो अब हम वैल्यू रखेंगे और उसकी वैल्यू 0 के इक्वल करके k की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आपके पास में आएगी, x की वैल्यू वो क्या आएगी, -2 आएगी। और जब हम इक्वेशन में इस चीज़ को रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे तो -3 है। ध्यान से समझिए, जब भी आपकी पावर जो है, जब भी आपकी पावर विषम में होगी, जब भी आपकी पावर यहाँ पर विषम में होगी, विषम यानी कि ऑड में होगी, ऑड में, ठीक, तब यहाँ पर वो नंबर जो है माइनस में आएगा। यानी कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं जो पावर है वो किस में है, ऑड है, तब जैसे कि आप किसी माइनस वर्ड को रख रहे हैं तब वो हमेशा माइनस में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये 3 दिख रहा है, तो 3 का मतलब होता है 3 बार मल्टीप्लाई, तो 3 बार मल्टीप्लाई मतलब 2 बार, तो ये मिल करके माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस कर देगा टोटल वैल्यू को। सही बात है। लेकिन अगर यही चीज प्लस में होती है, मतलब कि सम होती है, सम यानी कि इवन होती है, तो यहाँ पर हमेशा जो वैल्यू है वो प्लस में आती है। ये हम पावर के लिए बता रहे हैं, ठीक ठीक है, ये हम पावर के लिए यानी कि घात के लिए बता रहे हैं, घात के लिए ये चीजें बता रहे हैं, ठीक है। अगर घात विषम में है तो वो माइनस में आता है, अगर मतलब घात जो है, घात अगर जैसे विषम में है तो जब हम किसी वैल्यू को रखेंगे तो वो माइनस में आएगी, और अगर घात सम में है तो अगर हम वैल्यू को रखेंगे, माइनस वाली वैल्यू को रखेंगे तब की बात बता रहे हैं, तो वो प्लस में आएगा, ठीक है। तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हम वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले -2 हमको पता चल चुका है, तो जब यहाँ पर रखेंगे तो ऑड है तो ये माइनस में आएगा ही, और 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आएगा, और यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 6 पहले ही प्लस में है, तो बस ये हो जाएगा 4, और 4 का मल्टीप्लाई 6 में, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौको 24, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर x है तो x की वैल्यू -2 है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस k, और ये जो वैल्यू होगी ये बड़े बड़े अक्षरों में हम लिखेंगे, ये 0 के इक्वल होगी। अभी तक आप यहाँ पर इक्वेशन में नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये 0 के इक्वल होगी। क्यों?
क्योंकि हमने इसमें वैल्यू रख दिया तो इसको 0 आना चाहिए, तो 0 आ रही है भाई, ये वैल्यू 0 होगी, हमने यहाँ पर रख दिया 0 के इक्वल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर -8 है और यहाँ पर 24 है, ठीक। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है 24 इधर आ जाएगा और -8 8 दूनी 16 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस के इक्वल में 0 तो है ही, तो इन दोनों को अगर आप घटाएंगे तो ये आपका 8 आएगा, और प्लस के इक्वल में 0, अगर आप के की वैल्यू निकालेंगे तो -8 आएगी, ठीक। तो -8 आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है, आपको समझना है कैसे हम इसको करें। चलिए अब ये क्वेश्चन आपके लिए और भी आसान बनते चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को और समझते हैं। और भी क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं भैया, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी दिखाने वाले हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही जल्दी से कीजिएगा इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए क्या है, हाँ ये, यदि यदि x की पावर 100 प्लस x की पावर 99 प्लस k, ध्यान से देखिएगा, प्लस k पूर्णतया x प्लस 1 से विभक्त हो जाए, वही चीज विभक्त हो, तो k का आपको मान बताना। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें आपको इक्वेशन जो है वो चेंज है, यहाँ चेंज है, यहाँ चेंजेस है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 लिखा हुआ है, और ये कह रहा है कि इससे पूर्णतः विभक्त है, ये तो बता दिया कि है, तब आप बताइए k की वैल्यू। तो पूर्णतः विभक्त है कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू -1 आएगी यहाँ से। अब इस -1 को हम इसमें रखेंगे तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा, और वहीं से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए रखते हैं, पुट करते हैं यहाँ पर। जब हम यहाँ पे रखेंगे -1, तो हमने आपको क्या बताया था अभी अभी हमने आपको बताया कि जब पावर जो होगी सॉरी जब पावर जो होगी सम की होगी, यानी कि इवन होगी, तो जब हम कोई भी माइनस वैल्यू को रखते हैं यहाँ पर तो वो हमेशा प्लस में आता है, ठीक। क्योंकि वो 100 बार है तो 50 बार माइनस का है और उधर 50 बार माइनस का, तो सब आपस में मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव बनाएंगे, तो यहाँ पर +1 आएगा, ठीक। यहाँ पर जब आप वैल्यू रखेंगे -1 की पावर 100, ठीक। चलिए यहाँ पर रख करके ही कर देते हैं, -1 की पावर जब आप 100 रखेंगे और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पे -1 की पावर 99 प्लस यहाँ पर k, और ये चीज़ क्या आएगी 0 की इक्वल। जब आप ये चीज़ रखेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पावर क्या है, पावर क्या है, पावर आपके पास में इवन है, ठीक है। तो जब ये इवन होती है और यहाँ नंबर क्या होती है, माइनस की होती है तो टोटल वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है। तो ये तो पता है कि ये प्लस का आएगा, और 1 की पावर अगर आप 100 करते हैं, 100 बार करते हैं तो आप 100 नहीं 1000 बार कर लीजिए, वो 1 ही आएगा ठीक है, वो 1 ही आएगा। और आप यहाँ पर देखिए तो ये आप यहाँ पर जो पावर देख रहे हैं ये क्या देख रहे हैं, ऑड में देख रहे हैं, तो ऑड में तो ये हमेशा माइनस में ही आएगा, तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू माइनस की 1 आ जाएगी, और प्लस में k है और इक्वल में 0 है, तो माइनस और प्लस ये आपस में कट जाएंगे, यानी कि घट करके 0 हो जाएंगे। तो k की वैल्यू क्या आएगी आपकी, k की वैल्यू आपकी 0 आएगी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर हम बता देते हैं, लिखना चाहिए था, क्या था, 1 है, -1 है, 2 है और 0 है, तो 0 इज ए राइट आंसर, ठीक। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, धमाकेदार है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक। क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x³ + 10 x² + mx + n के दो गुणनखंड, इसके दो गुणनखंड की अब बात कर रहा है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि दो गुणनखंड x-1 तथा x + 2
हो तो हो तो बस ऐसा करके छोड़ दिया है और आपके पास में ऑप्शन दिया है। ऑप्शन दिया है कि m इक्वल 5 कॉमा n इक्वल -3। पहला m इक्वल 17 और n और आपका n इक्वल -8, m इक्वल 7, n इक्वल -18। ध्यान से देखते चलिएगा, बहुत ही क्वेश्चन में ऑप्शन भी बहुत अच्छे हैं और क्वेश्चन भी अच्छा ही है। ठीक, n इक्वल क्या दिया गया है -90। ये आपके पास में क्वेश्चन है, ऑप्शन है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, सोचिए थोड़ा सा ध्यान से। कहा जा रहा है कि यदि इक्वेशन यहां पर ये बताई गई है कि दो गुणनखंड दिस और दिस, ये है और ये है, तो आपको यहाँ पर m और n की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर m है और यहाँ पर n है, इनकी वैल्यू बतानी है। तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, आपको जो बेसिक प्रिंसिपल है उनका ध्यान रखना है। हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया कि अगर किसी भी फंक्शन का गुणनखंड जो भी नंबर है, चाहिए है चाहिए, इसमें तो दोनों है, तो जब हम इसकी वैल्यू निकाल करके इसमें रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? टोटल 0 आनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। अगर गुणनखंड कह दिया है तो इसकी वैल्यू जो है 0 आएगी अगर हम वैल्यू रखेंगे। हमने देखा बहुत सारे क्वेश्चन में पिछले, तो हम क्या करेंगे, इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो इस चीज का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल करके रखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो यहाँ से आएगा x इक्वल 1। ठीक, यहाँ से x इक्वल 1 आएगा क्योंकि -1 है, उधर जाएगा तो 1 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं, तो जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये 1 ही रहेगा, 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 10x स्क्वायर, x की जगह हमको 1 रखेंगे तो x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो टोटल यहाँ पर 10 ही आएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर क्या है प्लस में, और ये mx, x की जगह आपको 1 रखना है, m की जगह कुछ नहीं करना, तो वो m ही रहेगा, और प्लस n, और हमको पता है कि ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने इसका गुणनखंड का वैल्यू यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए इसके बाद हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या करना है, x की वैल्यू क्या आ रही है? सेकंड में x की वैल्यू आएगी -2। इसमें जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2। ठीक, अब हम -2 यहाँ पे रखते हैं, तो जब यहाँ पे रखेंगे तो हमने आपको बताया कि ये -8 आएगा, और यहाँ पे रखेंगे तो ये माइनस में है लेकिन स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर ये सम संख्या है, इवन नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, तो स्क्वायर 4 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो 40 हो जाएगा। ठीक, मतलब 2 दूनी 4 और 4 का 10 में किया तो 40। इसके बाद क्या है, यहाँ पर प्लस, और x की जगह आपको क्या रखना है? -2 रखना है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2m आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस n, और ये क्या होगा? 0 के बराबर होगा। बात एकदम क्लियर है कि नहीं, बताइए। चलिए अब क्या कीजिए, अब आप यहाँ से अगर आप m और n की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या कीजिए, इन दोनों को जोड़ करके उधर भेज दीजिए। तो इसमें जो आपकी वैल्यू बनेगी वो बनेगी कि m प्लस n इक्वल में, ये दोनों को हम उधर भेज रहे हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इधर भेजेंगे तो ये पॉजिटिव रहेंगे, उधर जाएंगे तो -11 हो जाएंगे। ऐसा हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये -11 हो जाएगा। इसके बाद आप इस चीज़ को ऐसे सॉल्व कीजिए थोड़ा सा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ध्यान से, तो आप इस नंबर को इधर रहने दीजिए, ये m और n को उधर भेज दीजिए। तो यहाँ पर इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए दोनों नंबर है, तो ये 32 नहीं हो जाएगा, 32 हो जाएगा इसमें घट करके, और इक्वल में, क्योंकि इन दोनों को हम उधर भेजेंगे तो ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो 2m प्लस में हो जाएगा, और n प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में n हो जाएगा। बात क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दो इक्वेशन मिल चुकी है। कहाँ गया भाई इरेजर? तो यहाँ पर दो इक्वेशन हमारे पास मिल चुके हैं, हम इन सबको इरेज करेंगे अब। चलिए, एक इक्वेशन ये मिल गई है और एक इक्वेशन हमारे पास ये मिल गई है, दोनों को सॉल्व करने पर। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को साथ मिलाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2m माइनस n, यानी कि इतना इक्वल क्या है? 32 है, यानी कि इस इक्वेशन को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं उल्टा करके। तो अब देखिए, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे,
इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका तो हमने आपको बताया ही है पिछले में भी, और आप इसको थोड़ा बहुत कर भी सकते हैं क्योंकि आपने इन चीज़ों के बारे में क्लास 9th में 10th में सब में पढ़ा होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों को हम जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जोड़ने से n और n जो है कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस में है, ये माइनस में, इन दोनों को जोड़ने से ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों जोड़ करके 3m हो जाएंगे। और इक्वल में यहाँ पर ये इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये माइनस में है, ये प्लस में, तो ये दोनों घट करके यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, तो ये वैल्यू आएगी। तो जब यहाँ से हम m की वैल्यू निकालेंगे तो 3 को उधर भेजेंगे तो 21 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये 7 आएगा। ठीक है, m की वैल्यू 7 आपको कहीं पर दिख रही है और n की वैल्यू इसमें -18 है, 18 है, तो ये आनी चाहिए तब ये सही होगा। वैसे हमको पता चल चुका यही सही होगा क्योंकि बाकी में कुछ में है नहीं, फिर भी हम एक बार निकाल के देख लेते हैं। ठीक, निकाल करके कहाँ से देखेंगे? कोई भी इक्वेशन, चाहे इससे देख लीजिए चाहे आप यहाँ से देख लीजिए। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या थी? m + n = 11। आपको m की वैल्यू पता चल गई है 7, इसकी वैल्यू पता चल गई है 7, आपको निकालनी है इसकी। ठीक, यहाँ पर अच्छा -11 था, ठीक है ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू जो थी -11 थी, तो यहाँ पर -11। अगर हम 7 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस में है, इधर जाएगा तो ये भी तो माइनस में हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो -18 ही तो आएगा, -18 ही तो आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी पहले से भी सही हो गया था यहाँ से ही, और यहाँ पर भी सही हो गया। ठीक, तो आपको इस तरीके के जो क्वेश्चन है ऐसे सॉल्व करने हैं। तो अब आपको इसमें इतना समय नहीं लगाना है, तुरंत इसको रखना है कि इक्वेशन बन गई, इसको रखना है दूसरी इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो m और n की वैल्यू तुरंत झटपट आ जाएगी। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। क्या क्वेश्चन है भाई? हाँ, क्या क्वेश्चन है? चलिए अब जो क्वेश्चन है बहुत तेजी हम लोग सॉल्व करेंगे और आपके लिए क्वेश्चन का एग्जाम मतलब होमवर्क भी रहेगा। चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि x का क्यूब -6x और +7, ठीक, को ध्यान से देखिएगा, को x + 1 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा? शेष फल क्या होगा, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास में है 0 है, 2 है, 7 है और 12 है। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन आ गया भाई? इस तरीके का क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं है, ये कहाँ से आ गया भाई फिर से क्वेश्चन? तो ये देखिए जो क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास में, ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये एक फंक्शन है, अगर इसको हम इससे भाग देते हैं तो शेष फल कितना होगा? तो ये तो शेष फल जो हमारा थ्योरम था उसका आ गया है, रिमाइंडर थ्योरम से आ गया है, शेष फल प्रमेय से आ गया है। तो शेष फल प्रमेय से यहाँ पर आया है, तो हमने क्या आपको बताया था कि कभी भी जब हम कोई भी यहाँ पर, जैसे ये हमारा फंक्शन है उसमें हम इसका जिससे इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो हम क्या करें, यहाँ से वैल्यू निकाल करके अगर इसमें वैल्यू रखते हैं तो हमेशा जो वैल्यू आती है वो शेष ही होती है। अगर शेष 0 आता है तो हम कह देते हैं कि ये फैक्टर है, शेष नहीं आता है, शेष कुछ दूसरा आता है तो कह देते हैं ये बस शेष है। ठीक है, वो बस रिमाइंडर है, यही दो चीज होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस इक्वेशन से निकाल करके वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर जब देखेंगे तो ये आएगा x = -1। ठीक है, x = -1। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी भाई उसका शेष हो जाएगी। अगर वैल्यू 0 आती तो शेष 0 होता और ये हमारा जो है गुणनखंड भी हो जाता इसका। लेकिन अगर वैल्यू कुछ और आती है तो वो शेष तो रहेगी ही, शेष तो हमको मिलेगा ही, शेष तो हर एक कंडीशन में मिलेगा। जब 0 आ रहा था तब भी शेष मिल रहा था, अगर कुछ दूसरा आएगा तब भी शेष मिलेगा। लेकिन अगर 0 आता था तो हम ये कंफर्म हो जाते थे कि जो हमारा यहाँ पर ये लिखा है वो उसका एक गुणनखंड है। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, मतलब इसको रखने पर, तो जान जाएंगे गुणनखंड है, और नहीं आती है तो गुणनखंड नहीं है, शेष तो पता ही हो जाएगा। ठीक, चलिए तो रखते हैं इसकी वैल्यू को। शेष हमसे पूछा है, गुणनखंड तो पूछा भी नहीं, बट आपको जानना चाहिए क्योंकि अगले क्वेश्चन हो सकता है इस तरीके कोई दिमाग वहाँ पर लगा करके आपके लिए दे दे क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये हमारे पास इक्वेशन है, तो इसमें हम रखेंगे तो माइनस पहले 1 आ जाएगा यहाँ पर रखेंगे तो, और यहाँ पर रखेंगे तो माइनस और माइनस कैंसिल होकर के प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, प्लस का 7 है आपके पास में, और इक्वल में ये क्या आएगा, अच्छा इक्वल में तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि आपको इसको 0 के इक्वल नहीं रखेंगे, क्योंकि 0 कब रखते जब ये इसका फैक्टर होता। तो यही जो है इसका शेष होगा, यही जो है f ऑफ जो आपने रखा -1,
एफ ऑफ -1 यही तो इसका शेष है, यही तो इसका शेष फल है, यही तो कह रहा था हमारा रिमाइंडर थ्योरम, यही तो शेष फल इसका घुमा करके। ठीक, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को सॉल्व कीजिए तो 5 आएगा और यहाँ पर 7, तो यहाँ पर ये 12। तो आपके पास में वैल्यू क्या है, वैल्यू यहाँ पर आपके पास में है 12। ठीक है, तो ये आपके पास में 12 आ जाएगा। ठीक, चलिए तो इस तरीके से यहाँ पर ये हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होते हैं। यानी कि जब भी आपको इक्वेशन देगा, शेषफल पूछेगा, तो जिससे डिवाइड करने के लिए बात कह रहा है, आप वहां से वैल्यू निकाल कर रख दीजिए, तो वही वैल्यू जो आएगी वही शेष होगी। तो यहाँ पर एफ ऑफ जब हमने -1 रखा तो ये वैल्यू आई, यही तो हमारे शेष होगी, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, 12 आ गया। ठीक, चलिए इसके बाद इस तरीके के और भी क्वेश्चन करते हैं, तब आपको और क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि x की पावर 11। ये क्वेश्चन आपके लिए हम घर के लिए छोड़ देते हैं। ठीक, आप इसको करिएगा, भाग देने पर शेषफल क्या होगा, यही आपके पास में क्वेश्चन है। ठीक, 0, 2 और 2 ऑप्शन और है, 11 और 12। ठीक है, ये आपके पास में ऑप्शन है, आप इसको सॉल्व कीजिए कि ये क्या आएगा। हम आपको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, आप यहाँ से वैल्यू निकाल करके इसमें रखेंगे, जो आएगा वही शेष होगा। ठीक है, हिंट क्या दे रहे हैं, पूरा क्वेश्चन ही बता दिया। चलिए, छोटा क्वेश्चन था इसलिए आपके लिए दे दिया। इसको आप सॉल्व करके ऑप्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट्स करके। ठीक, कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है कि यदि एक बहुपद है, पॉलिनोमियल, ठीक है, f ऑफ x को 2/x मतलब 2x + 3 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। ये आपके पास में क्वेश्चन है। ऑप्शन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। f ऑफ 3/2 और f ऑफ -3/2, ये आपके पास में ऑप्शन है, आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके का ये क्वेश्चन है। तो हमने आपको क्या बताया, इस तरीके के क्वेश्चन देकर घबराना नहीं है। हमने अभी आपको क्या बताया, जो इसके पहले क्वेश्चन था उसमें हमने आपको क्या बताया कि जो भी इक्वेशन थी, मान लीजिए कि जो भी इक्वेशन थी, जैसे कि मान लीजिए ये वाली इक्वेशन थी, -3 की +3 जो भी था, और हम कह रहे हैं कि इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x-1 से या x+1 से, जिससे भी हम कर रहे हैं। तो हमने आपको क्या कहा कि जो f ऑफ, जैसे कि इससे हम करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो f ऑफ 1 जो रखेंगे, f ऑफ 1, यानी कि जैसे कि ये क्या है, ये f ऑफ x है, ये f ऑफ x है। ठीक, समझिएगा, ये आपका f ऑफ x है, ये इक्वेशन। ठीक, ये इक्वेशन आपका f ऑफ x है। तो अगर हम इसमें f ऑफ यहाँ पर जिससे भी डिवाइड करने को कहता है, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, चाहे 1 आए चाहे -1 आए, तो जब हम उसको यहाँ पे रखते हैं तो यही चीज़ तो शेषफल होती है, शेषफल होती है, यही चीज़ तो शेषफल होती है f ऑफ x, मतलब कि f ऑफ 1। जैसे कि 1 आया तो हमने 1 रखा, अगर a आता तो हमने a रखते, जो भी यहाँ से x की वैल्यू आती है उसी को यहाँ पर रखते हैं, और जहाँ जहाँ x होता है वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू को रखते चलते हैं, और फिर जो लास्ट में आता है वही उसका शेष हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हमको देखना है कि एक बहुपद ये है, ठीक, और उसको हमको क्या करना है, इससे ये भाग दिया जा रहा है, इस नंबर से भाग दिया जा रहा है, तो शेषफल क्या होगा। तो भाई यहाँ से हम अगर वैल्यू को निकाल करके, x की वैल्यू को निकाल करके इसमें रखेंगे f ऑफ x के जगह रखेंगे x की वैल्यू, तो वही तो उसका रिमाइंडर होगा, वही तो उसका शेष होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस फंक्शन में, जैसे हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x, ठीक, तो यहाँ पर हम x की जगह x की वैल्यू रखेंगे तो वही हमारा आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक, यही तो कह रहा था रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकालते हैं, फाइंड द x वैल्यू। तो x की वैल्यू को निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ये लिखा हुआ है 2x + 3। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालेंगे, ठीक, तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा,
यहाँ पर आएगा 2x, और जब ये इधर जाएगा तो -3 नहीं हो जाएगा, और यहाँ से ये 2 उधर जाएगा तो x इक्वल क्या आ जाएगा -3/2। x की वैल्यू -3/2 आ गई। यानी कि जो भी आपकी अब इक्वेशन होगी, यहाँ पर इक्वेशन तो बताया नहीं है, यहाँ पर इक्वेशन तो बताया नहीं है कि क्या होगा, ठीक, बस आपको फंक्शन बता दिया है इस तरीके से। तो यहीं पे आप वैल्यू रख दीजिए, जो भी आपकी x की वैल्यू है यहीं पे रख दीजिए। तो जब आप यहाँ पे रखेंगे f ऑफ x की जगह रखेंगे तो -3/2 ही तो आएगा। तो यही तो रिमाइंडर होगा ना भाई, ठीक। तो यहाँ से आप देखिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। तो आपका ऑप्शन -3/2 कौन सा है, -3/2 ये है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। हमने आपको बता दिया कि जो भी फंक्शन है उसमें इसकी वैल्यू को निकाल के रख दीजिए। जब आप वैल्यू निकाल करके रख देंगे तो वो वैल्यू जो आएगी वो शेषफल ही होगी, ठीक। वो वैल्यू जो होगी शेषफल होगी, और वहां से जो आप वैल्यू अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो सॉल्व करके आप शेषफल बता दीजिए, नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो इस तरीके की जो वैल्यू आ रही है वही आप बता दीजिए, ठीक। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन भी है, इसके बाद हम लोग क्लास को ओवर कर देंगे, ठीक, खत्म कर देंगे। चलिए तो आप ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन अच्छा खुद के लिए लिख चुके हैं, चलिए इसको सॉल्व कर ही देते हैं। क्या क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन लिखा गया कि 2x क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 को 2x प्लस 1 से भाग देने पर, इसमें भाग ऑप्शन भी नहीं लिखा हुआ है, देने पर शेष फल क्या होगा, ठीक। आपसे शेष फल पूछा जा रहा है, ऑप्शन इसमें लिखना ही शायद भूल गए। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास में ये क्वेश्चन है, ठीक। तो ये इसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, तो आपको शेषफल ही निकालना है। तो हमने आपको क्या बताया, शेषफल निकालने के लिए आप क्या कीजिए कि जिससे भी भाग करने की बात की जा रही है, यहाँ पर आप x की वैल्यू को निकाल करके यहाँ पर रख दीजिए। क्या हमने कहा कि जो f ऑफ x है, ये चीज जो है 2x की पावर क्यूब यहाँ पर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x और ये 6, ठीक है, ये है। तो इसका जो शेष फल आएगा वो क्या आएगा, f ऑफ जो भी यहाँ पर वैल्यू रखने पर ये चीज, मतलब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर a रख रहे हैं, जैसे इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर रख दे, तो जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वही शेष हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू को निकालेंगे तो देखेंगे 2x, और ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा ना, और ये 2 को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर -1/2 होगा, f ऑफ -1/2, ठीक। तो -1/2 हम हर जगह x की जगह रख देंगे, और जो वैल्यू आएगी वही उसका शेष होगी। तो यही चीज तो इसका शेष फल है। यहाँ पर आप इस चीज को लिख लीजिए, बार बार हम बता रहे हैं शेष फल, ठीक। यही चीज तो आपका शेष फल है, यही चीज आपका शेष फल है, ठीक। चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे -1/2, तो 2 की जगह 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको बताया जब ये क्यूब होता है, ऑड नंबर में होता है, तो ये माइनस में ही नंबर होती है। तो आप क्या कीजिए, इसके आगे ही माइनस लगा लीजिए, अंदर मत रखिए। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/8 आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर ये माइनस में है लेकिन ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर में है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 तो रहेगा ही, और स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 1/4। और यहाँ पे माइनस पहले से है और एक माइनस और आएगा, क्योंकि x ही है तो माइनस माइनस यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, और ये 4 और मल्टीप्लाइड बाई 1/2 होगा, अब माइनस का 6 होगा। तो यही इसका इतना बड़ा क्या है, शेष है, यही इसका शेष फल है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो निकल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही जल्दी से। तो यहाँ पर आप देखें तो इसको हम करेंगे तो ये माइनस का 1/4 आएगा क्या, ठीक। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 5/4 आएगा क्या, क्योंकि इसको 5 है, ये ऊपर हमने कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया।
और अगर हम इसको सॉल्व करें, ध्यान से देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम अगर नीचे वाले को भी 4 करना चाहें तो ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हम इसको 8/4 लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखिए, जल्दी सॉल्व करना है ना। तो 8/4 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम इसको अगर चाहें तो ऊपर 4 से और नीचे 1 होगा, तो नीचे ऊपर दोनों से मल्टीप्लाई कर दे 4 से, तो क्या हो जाएगा -4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो क्या होगा 6 चौको 24, और 24 बाई यहाँ पर 4 लिख सकते हैं क्या? सब में हमने 4 कर दिया। अब क्या करेंगे, अब सबका एलसीएम तो 4 जल्दी से आ जाएगा, तो यहाँ पर ये -1 +5 और यहाँ पर +8 और -24। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों माइनस में है, तो यहाँ पर ये दोनों जुड़ करके क्या हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ करके हो जाएंगे 13, प्लस का 13, 8 × 13, और ये दोनों जुड़ करके -25 हो जाएंगे, और यहाँ पर आपके पास में आएगा 4। तो अगर इन दोनों का अगर आप माइनस करेंगे तो ये आपको -12 आएगा, ठीक, माइनस का 12 आएगा, और 12/4 इसको अगर आप कट कर देंगे तो ये आपके पास में -3 आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर बता सकते हैं, शेष बता सकते हैं, ठीक। तो आई होप आपको आज की क्लास में ये दोनों जो थ्योरम्स हैं वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे, आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी, और इसके जो क्वेश्चंस हैं ये भी आप इसको लगा पाएंगे। जो होमवर्क क्वेश्चन है आप उसको ज़रूर लगाइएगा, और इसके पिछली जो क्लासेस है अगर आपने नहीं देखे तो उसको ज़रूर से देखिए, ताकि आपको हर एक चीज़ एक स्टार्टिंग, जैसे कि होता है ना कि भाई अगर हम कोई चीज़ रेगुलर तरीके से करते हैं तो हमको चीज़ें समझ में आती हैं। अगर हम डायरेक्ट सोचेंगे कि भाई इसको हम डायरेक्ट आगे चल करके पढ़ने स्टार्ट कर दे तो फिर दिक्कत होने लगती है। तो आपको रेगुलरिटी बना करके रखनी है, हर एक चीज़ को समझ के करना, और क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करने, ठीक है। जो यहाँ पर जैसे हमने बता दिए इस तरीके के क्वेश्चंस, 5-6 क्वेश्चंस बता दिए, तो आपको अपने बुक्स में जो भी आप बुक यूज करते हैं उससे मैटर नहीं है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आप ठीक ठाक बुक यूज कीजिए। तो उसमें फिर जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको सॉल्व कीजिए, ठीक, क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, हर तरह की क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और हमने आपको आईआरटी का जो सिलेबस है, चाहे वो हिंदी में है, आप लोगों ने कहा कि भाई हमको हिंदी में चाहिए, तो हमने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके अच्छे से हिंदी में भी दे दिया है और इंग्लिश में भी दे दिया। तो अगर आप उस सिलेबस से जुड़ना चाहते हैं, सिलेबस आप पाना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखेगी व्हाट्सएप ग्रुप की, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ से आप हमको मैसेज करके बोलेंगे तो हम आपके पास में वो सिलेबस भेज देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप सिलेबस ले लीजिए और लगातार तैयारी कीजिए हर एक चीज़ को देख करके। अभी जो ये हमारा सेक्शन है मैथ का, वो अलजेब्रा का चल रहा है। जैसे ही अलजेब्रा ये धीरे धीरे सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, जैसे ये खत्म होता है, इसका हम लोग रिवीजन पहले स्टार्ट करेंगे। रिवीजन में हम लोग बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चंस लगाएंगे। पहले यहाँ पर हम आपको हर एक चीज़ को बता रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस बहुत ही लगाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग के पास अभी 4 महीने का समय है, तो हमको समय ऐसा भी नहीं सोचना है कि भाई 4 महीने समय पढ़ेंगे ही, ऐसा नहीं सोचना है। अगर जल्दी पढ़ लेंगे तो फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमको इन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान देना है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और ये वीडियो जो है बच्चों के पास, अपने भाइयों के पास, अपने दोस्तों के पास, बहनों के पास ज़रूर भेजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।